लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। माया रानी ने गोपाल सिंह को मारने के लिए जैसे ही खंजर उठाया, वैसे ही नागर ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, ठहरो ठहरो, जल्दी ना करो। आखिर ये लोग तुम्हारे कब्जे में तो आ ही चुके हैं और अब किसी तरह छूट कर नहीं जा सकते। फिर बिना अच्छी तरह विचार किए जल्दी करने की क्या आवश्यकता है? क्या जाने सोचने विचारने से कुछ विशेष लाभ की सूरत ध्यान में आवे। माया रानी, रुक कर। तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु यदि दुश्मन कब्जे में आ जाए तो उसके मारने में विलंब करना कदापि उचित नहीं है। इसी गोपाल सिंह को जब मैंने कैद किया था तो इसके मारने के विषय में सोच विचार करते करते वर्षों बिताए और अंत में इस विलंब का क्या नतीजा निकला सो देख ही रही हो। उस विलंब ही के कारण आज मैं फकीरन होकर भी गला भराने के कारण रुक कर। आज ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है और दुश्मनों को मेरे कब्जे में कर दिया है। ताज्जुब नहीं कि इनके मारने में देर तथा सोच विचार करने का वही नतीजा हो जो पहले हो चुका है। नागर, ठीक है, और मैं भी इसी में प्रसन्न हूं कि जहां तक हो सके ये लोग शीघ्र मार डाले जाएं। आहा, कमलनी के सहित गोपाल सिंह का फंस जाना क्या कम खुशी की बात है? और फिर इन दोनों के साथ ही बेईमान भूतनाथ का भी। माया रानी, बात काटकर, आप हंसना? जिसने मेरे साथ सख्त दगा की थी, कम खुशी की बात नहीं है। नागर, बेशक, परंतु मैं इन कमबख्तों की जान ले लेने में विशेष विलंब करने के लिए नहीं कहती। हाँ, इतनी देर तक रुक जाने के लिए अवश्य कहती हूं जितनी देर में हम लोग इस बात को बखूबी सोच लें कि इन दुष्टों को मारने के बाद इस सुरंग का भेद मालूम न होने पर भी हम लोग यहां से निकल जा सकेंगे या नहीं। माया रानी, क्यों? क्या हम लोगों को यहां से निकल जाने में किसी तरह की रुकावट हो सकती है? क्या हम लोगों ने भूतनाथ और देवी सिंह की बातें उस समय अच्छी तरह नहीं सुनी जिस समय दोनों अय्यार सुरंग में उतर चुके थे? क्या उसी रीत से सुरंग का दरवाजा न खुल सकेगा जिस रीत से बंद किया गया है? नागर, इन बातों का ठीक ठीक जवाब मैं नहीं दे सकती, बल्कि इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए कुछ देर तक ठहरने को कहती हूं। माया रानी, खंजर म्यान में रखकर और कुछ सोचकर, अच्छा अच्छा, कुछ देर ठहर जाने में कोई हर्ज नहीं है। इन सभी की बेहोशी एकाएक दूर नहीं हो सकती। चलो पहले उस दरवाजे को खोलकर देखें कि वो खुलता है या नहीं। इतना कहकर नागर को साथ लिए हुए मायारानी सुरंग के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उस लोहे के खंभे के पास पहुंची जिस पर वो गरारीदार पहिया था, जिसे घुमाकर भूतनाथ ने सुरंग का दरवाजा बंद किया था, तो रुकी और नागर की तरफ देखकर बोली, इसी पहिए को घुमाकर भूतनाथ ने दरवाजा बंद किया था? नागर, जी हां। अब इसी पहिए को उल्टा घुमाकर देखना चाहिए कि दरवाजा खुलता है या नहीं। माया रानी, अच्छा, तुम ही इस पहिए को घुमाओ। नागर ने उस पहिए को कई दफे उल्टा घुमाया और वो बखूबी घूम गया। इसके बाद दोनों औरतें ये देखने के लिए सीढ़ी पर चढ़ीं कि दरवाजा खुला या नहीं, मगर दरवाजा ज्यों का त्यों बंद था। माया रानी को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो घबराई सी होकर नीचे उतर आई और नागर की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा सोचना ठीक निकला। नागर, इसी से मैंने आपको रोका था। यदि आप जोश में आकर इन सभी को मार डालती तो फिर हम लोग भी इसी सुरंग में मर मिटते। माया रानी, बेशक बेशक, कुछ सोचकर, अच्छा, एक बार उधर चलकर देखना चाहिए कि जिधर से ये गोपाल सिंह आया है शायद उधर का दरवाजा खुला हो। नागर, चलिए देखिए, शायद कुछ काम निकले, मगर ताज्जुब नहीं कि लौटने तक इन लोगों की बेहोशी जाती रहे। माया रानी, हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो इन लोगों के हाथ पैर कसकर बांध देने चाहिए, जिसमें यदि बेहोशी जाती भी रहे तो कुछ न कर सकें। नागर ने उन सभी को अच्छी तरह गौर से देखा जो उस जगह बेहोश पड़े थे। भूतनाथ और देवी सिंह की कमर में कमंद मौजूद थे। उन्हें खोल लिया और दोनों ने मिलकर उन्हीं कमंदों से भूतनाथ, देवी सिंह, कमलनी, लाडली और गोपाल सिंह के हाथ पैर बेरहमी के साथ खूब कसकर बांध दिए और इसके बाद दोनों औरतें उसी तरफ चलीं जिधर से कमलनी और लाडली को साथ लिए हुए राजा गोपाल सिंह आए थे। माया रानी और नागर मोमबत्ती की रोशनी में स्याह पत्थरों को बचाती हुई उस दरवाजे के पास पहुंची जिसे खोलकर राजा गोपाल सिंह आए थे। ये वही दरवाजा था जिसमें अक्षरों वाले कील जड़े हुए थे और किसी अनजान आदमी से इसका खुलना बिल्कुल ही असंभव था। माया रानी ने इसको खोलने का बहुत कुछ उद्योग किया, मगर कुछ काम न चला। लाचार होकर उसने तरद्दुद और घबराहट की निगाह नागर पर डाली। नागर, मेरा सोचना बहुत ठीक निकला। यदि वे लोग मार डाले जाते
तो निस्संदेह हम दोनों की मौत भी इसी सुरंग में हो जाती। माया रानी। सच है, मगर अब क्या करना चाहिए? जहां तक मैं सोचती हूं, इसके जवाब में तुम यही कहोगी कि इनमें से किसी को होश में लाकर जिस तरह बन पड़े दरवाजा खोलने की तरकीब मालूम करनी चाहिए। नागर। जी हां, क्योंकि सिवाय इसके कोई दूसरी बात ध्यान में नहीं आती। माया रानी। खैर, यदि ऐसा हो भी जाए, अर्थात इन पांचों में से किसी को होश में लाने और डराने धमकाने से दरवाजा खुलने का भेद मालूम हो जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? मैं समझती हूं कि तुम यही कहोगी कि दरवाजे का भेद मालूम होने के बाद इन पांचों को कत्ल कर देना चाहिए। नागर। नहीं, मेरी ये राय नहीं है, बल्कि मैं इन लोगों को उस समय तक कैद में रखना मुनासिब समझती हूं जब तक कि रक्त ग्रंथ और अजायब घर की ताली जो तुमने भूतनाथ को दे दी है अपने कब्जे में ना आ जाए। माया रानी। उफ, मैं वास्तव में सैकड़ों आफतों में घिरी हुई हूं। कुछ सोचकर, खैर कोई चिंता नहीं है, देखो तो क्या होता है। मैं इन लोगों को जीता कदापि न छोड़ूंगी। रुककर, हाँ जरा ठहरो। इन पांचों में से किसी को होश में लाने के पहले सभी की तलाशी अच्छी तरह ले लेनी चाहिए। ताज्जुब नहीं कि रक्त ग्रंथ और अजायब घर की ताली भी इन लोगों में से किसी के पास हो। नागर। हाँ, मुमकिन है वे दोनों चीजें इन लोगों के पास हो। अच्छा चलो, सबसे पहले यही काम किया जाए। नागर को साथ लिए हुए माया रानी फिर उस जगह पहुंची जहां गोपाल सिंह और भूतनाथ वगैरह बेहोश पड़े थे। हम ऊपर लिखाए हैं कि राजा गोपाल सिंह और भूतनाथ के पास जो तिलिस्मी खंजर था वो माया रानी ले चुकी है। एक खंजर उसने अपने पास रखा और दूसरा नागर को दे दिया। फिर उसने सबसे पहले भूतनाथ के बटुए की तलाशी ली, मगर उसमें कोई ऐसी चीज न निकली जो माया रानी के काम की होती। यद्यपि तरह तरह की दवाओं और मसालों से भरी हुई कई खूबसूरत डिबियाएं नजर आईं, मगर उनका गुण न मालूम होने के कारण माया रानी के लिए वे बिल्कुल ही बेकार थीं। जब बटुए में से अपने मतलब की कोई चीज न पाई तो कमर और कपड़ों की जेबें आदि भी अच्छी तरह टटोली, मगर उससे भी कुछ काम न चला। अंत में उदास होकर वो राजा गोपाल सिंह की तरफ लौटी और उनकी तलाशी लेने लगी। ऊपर का बयान पढ़ने से पाठकों को मालूम हो ही चुका होगा कि अजायब घर की ताली जो माया रानी ने भूतनाथ को दी थी वो राजा गोपाल सिंह ने भूतनाथ से ले ली थी। इस समय वही अजायब घर की ताली राजा गोपाल सिंह के पास थी, जो तलाशी लेने के समय माया रानी के हाथ लगी। ताली पाकर वो बहुत खुश हुई और नागर की तरफ देखकर बोली, लीजिए, अजायब घर की ताली तो मिल गई। अब कोई परवाह नहीं। यद्यपि मुझे मालूम हो चुका है कि मेरी फौज मुझसे बिगड़ गई, मेरा दीवान मुझसे दुश्मनी करने को तैयार है। तुम्हारे मकान का भेद बीरेंद्र सिंह के अय्यारों को मालूम हो चुका है और इस सबब से मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मगर अब अजायब घर की ताली मिल जाने से मुझे बहुत कुछ भरोसा हो गया। मैं अब खुशी से दरोगा वाले बंगले में रहकर अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हूँ। फौजी सिपाहियों के दिल से शक दूर करके अपना रुआब जमा सकती हूँ और उन्हें ठीक करके अपने ढर्रे पर ला सकती हूँ। कमबख्त दीवान को भी सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके सिवाय तिलिस्मी खंजर की बदौलत मुश्किल से मुश्किल काम सहज ही मैं कर सकूंगी। नागर। ठीक है, अच्छा देखिए, शायद रक्त ग्रंथ भी इन लोगों में से किसी के पास हो। माया रानी ने फिर तलाशी लेना शुरू किया। गोपाल सिंह के बाद कमलनी, लाडली और देवी सिंह की भी तलाशी ली, मगर रक्त ग्रंथ यानी खून से लिखी किताब का पता न लगा और न कोई ऐसी चीज ही मिली जो माया रानी के मतलब की होती। आखिर लाचार होकर यह निश्चय किया कि भूतनाथ को होश में लाकर और डरा धमकाकर दरवाजा खोलने की तरकीब जाननी चाहिए। माया रानी की आज्ञानुसार नागर ने अपने बटुए में से लखलखा निकाला और भूतनाथ को सुंघाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि सुरंग के सिरे पर, जिधर से भूतनाथ और देवी सिंह के पीछे पीछे माया रानी और नागर आई थी, रोशनी दिखाई दी। नागर ने भूतनाथ को लखलखा सुंघाने के लिए जो हाथ बढ़ाया था रोक लिया। लखलखे की डिबिया जमीन पर रखकर तिलिस्मी खंजर म्यान से निकाल लिया और अपने हाथ की मोमबत्ती बुझाकर माया रानी से बोली, देखिए, मैंने मोमबत्ती बुझाकर अंधेरा कर दिया। अब आप इधर उधर मत हटिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्याह पत्थर पर पैर पड़ जाए। और आप भी तिलिस्मी खंजर अपने हाथ में ले लीजिए। ताज्जुब नहीं कि ये आने वाला हम लोगों का दुश्मन और बीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार हो। माया रानी। तिलिस्मी खंजर के कब्जे पर हाथ रख के, यद्यपि तुमने मोमबत्ती बुझा दी है, मगर उस आने वाले की नजर पहले ही इस रोशनी पर पड़ चुकी होगी, गौर से देखकर। मगर मुझे तो मालूम होता है कि हमारे दारोगा साहब हैं, जिन्हें हम लोग बाबा जी भी कहते हैं। नागर। शक तो मुझे भी होता है। रुककर, हाँ, अब वे कई कदम आगे बढ़ाए हैं।
इससे उनकी दाढ़ी और जटा साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, निस्संदेह ये दारोगा साहब ही है। नाम मालूम राजा बीरेंद्र सिंह की कैद से ये क्यों कर निकल आए। इनका छूट आना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ। माया रानी, बेशक इनके छूट कर चले आने से मुझे खुशी होती, अगर वे इस समय यहां ना आते, क्योंकि गोपाल सिंह के बारे में मैंने लोगों को जो कुछ धोखा दिया है, इनकी खबर इन्हें भी नहीं। इसलिए ताज्जुब नहीं कि गोपाल सिंह को यहां देखकर दारोगा साहब वो जोश में आ जाएं और मुझसे थुक्का फचीती करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इनके दिल में राजा को बहुत मोहब्बत थी। ओह, इस समय इनका यहां आना बहुत ही बुरा हुआ। खैर, तू होशियार रहना, इस तिलिस्मी खंजर का गुण इन्हें मालूम न होने पाए, और न गोपाल सिंह के बारे में। नागर, बहुत अच्छा, मैं कुछ भी न बोलूंगी। लीजिए, अब वे बहुत पास आ गए। बेशक दारोगा साहब ही है। अब अगर हम भी मोमबत्ती जला लें तो कोई हर्ज नहीं। माया रानी, कोई हर्ज नहीं। ऊपर लिखी बातें माया रानी और नागर में बहुत चुपके और जल्दी के साथ हुई। नागर ने मोमबत्ती जलाई और इसके बाद दोनों औरतें आगे अर्थात दारोगा की तरफ बढ़ी। दारोगा ने भी इन दोनों को पहचाना और जब माया रानी के पास पहुंचा तो हंसकर बोला, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मैं राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे से निकलकर चला आया और तुमको राजी खुशी अपने सामने देख रहा हूं। माया रानी बनावटी हंसी के साथ, आपके छूटाने की मुझे हद से ज्यादा खुशी हुई। इधर थोड़े दिन से मैं तरह तरह की मुसीबतों में पड़ी हूं, जिसकी कुछ भी आशा न थी, और ये सब आपके न रहने से ही हुआ। दारोगा, हाँ, मुझे भी बहुत सी बातों का पता लगा है। इस समय जब मैं अपने बंगले में पहुंचा तो वहां लीला और कई लौंडियों को पाया। बहुत सा हाल तो वहां लीला की जुबानी मालूम हुआ। यह भी उसी से सुना कि टीले पर दो आदमियों को आते देखकर माया रानी और नागर भी उसी तरफ गई हैं। यही सुनकर मैं भी इस सुरंग में आया हूं, नहीं तो मुझे यहां आने की कोई जरूरत न थी। माया रानी, जी हाँ, मैं भी बीरेंद्र सिंह के अय्यर भूतनाथ और देवी सिंह के पीछे पीछे यहाँ आई। इस सुरंग का भेद मुझे कुछ भी मालूम न था, और आपने भी इस विषय में आज तक कुछ नहीं कहा था। भूतनाथ ने सुरंग का दरवाजा खोला और उसके पीछे पीछे छिपकर मैं यहां तक चली आई, मगर यहां से किसी तरह निकल नहीं सकती हूं, क्योंकि भूतनाथ ने सुरंग के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया था, और अब मुझसे वो दरवाजा किसी तरह नहीं खुल रहा। ईश्वर ने बड़ी कृपा की जो इस समय आपको यहां भेज दिया। चलिए पीछे हटिए, पहले मुझे दरवाजा खोलने की तरकीब बता दीजिए, और कुछ बातचीत पीछे होगी। दारोगा हंसकर, अब तो मैं आ ही चुका हूं, तुम क्यों घबराती हो? पहले ये तो बताओ कि वे दोनों अय्यार कहाँ हैं, जिनके पीछे पीछे तुम यहां आई थी। इस समय माया रानी की विचित्र अवस्था थी। वो मुंह से बातें तो कर रही थी, मगर दिल में यही सोच रही थी कि किसी तरह राजा गोपाल सिंह का भेद छिपाना चाहिए, जिसमें बाबा जी यानी दारोगा को ये ना मालूम हो कि मैंने वर्षों से गोपाल सिंह को कैद कर रखा था। मगर इसके बचाव की कोई सूरत ध्यान में नहीं आती थी। वो अपने उछलते हुए कलेजे को दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी तरह दम नहीं लेता था। उसके चेहरे पर भी खौफ और तरद्दुद की निशानी पाई जाती थी, जो उस समय और भी ज्यादा हो गई जब बाबा जी ने ये कहा, वे दोनों अय्यार कहाँ हैं जिनके पीछे पीछे तुम यहां आई थी। आखिर लाचार होकर माया रानी ने बातें बनाकर अपना काम निकालना चाहा और अपने को अच्छी तरह संभाल कर बातचीत करने लगी। माया रानी पीछे की तरफ इशारा करके, वे दोनों अय्यार उधर पड़े हुए हैं। मैंने अपनी हिकमत से उन्हें बेहोश करके छोड़ दिया है। केवल वे दोनों ही नहीं, बल्कि कमलनी और लाडली भी मैं एक अय्यार के मेरे फंदे में आ पड़ी हैं, जिनसे एकाएक किसी सुरंग में मुलाकात हो गई थी। बाबा जी चौंक कर, कमलनी और लाडली? माया रानी, जी हाँ, शायद आपने अभी तक सुना नहीं कि लाडली भी कमलनी से मिल गई। बाबा जी, उफ, ये खबर मुझे वहां क्यों कर मिल सकती थी? क्योंकि मैं ऐसे तहखाने में कैद था जहां हवा का भी जाना मुश्किल से हो सकता था। खैर चलो, मैं जरा उन अय्यारों की सूरत तो देखूं। अब बाबा जी उधर बढ़े जहां राजा गोपाल सिंह, कमलनी, लाडली और दोनों अय्यार बेहोश पड़े थे। बाबा जी के पीछे पीछे माया रानी और नागर भी स्याह पत्थरों को बचाती हुई उसी तरफ बढ़ी। वहां की जमीन में बनिस्बत सफेद पत्थरों के स्याह पत्थर की पटरियां बहुत कम चौड़ी थीं। यद्यपि बाबा जी से माया रानी डरती दबती और साथ ही इसके उनकी इज्जत और कदर भी करती, परंतु इस समय उसकी अवस्था में फर्क पड़ गया था। वो धड़कते हुए कलेजे के साथ चुपचाप बाबा जी के पीछे जा रही थी, मगर अपना दाहिना हाथ तिलिस्मी खंजर के कब्जे पर, जो अब उसकी कमर में था, इस तरह रखे हुई थी जैसे उसे मयान से निकालकर काम में लाने के लिए तैयार है। शायद इसका सबब यह हो कि बाबा जी पर वार करने का इरादा रखती हो, क्योंकि उसे निश्चय था
कि राजा गोपाल सिंह को देखते ही बाबा जी बिगड़ खड़े होंगे और एक गुप्त भेद का, जिसकी उन्हें खबर न थी, पता लग जाने के कारण उसकी लानत और मलामत करेंगे। साथ ही इसके बाबा जी की चाल भी बेफिक्री की ना थी। वो भी कनखियों से पीछे अगल बगल देखते जाते थे और हर तरह से चौकन्ने मालूम पड़ते थे। जब बाबा जी उन लोगों के पास आ पहुंचे तो मोमबत्ती की रोशनी में एक एक को अच्छी तरह देखने लगे। जब उनकी निगाह राजा गोपाल सिंह पर पड़ी तो वे चौंके और माया रानी की तरफ देखकर बोले, हैं, ये क्या मामला है? मैं अपनी आंखों के सामने किसे बेहोश पड़ा देख रहा हूं? माया रानी लड़खड़ाई आवाज से, इसी के बारे में तो मैंने कहा था कि एक अय्यार भी आ फंसा है। बाबा जी, उफ, ये तो राजा गोपाल सिंह है, जिन्हें मरे कई वर्ष हो गए। नहीं नहीं, मरा हुआ आदमी कभी लौटकर नहीं आता। कुछ रुककर, यद्यपि दुख या रंज के सबब से इनकी सूरत में फर्क पड़ गया है, परंतु मेरे पहचानने में फर्क नहीं है। बेशक ये हमारे मालिक राजा गोपाल सिंह ही है, जिनकी नेकियों ने लोगों को अपना ताबेदार बना लिया था, जिनकी बुद्धिमानी और मिलनसारी प्रसिद्ध थी, और जिसके सबब से इनकी ताबेदारी में रहना लोग अपनी इज्जत समझते थे। उफ, तुमने इनके बारे में हम लोगों को धोखा दिया। यद्यपि तुम्हारी बुरी चाल चलन को मैं खूब जानता था और जानबूझकर कई कारणों से तरह दिए जाता था, मगर मुझे ये खबर न थी कि उस चाल चलन की हद यहां तक पहुंच चुकी है। गोपाल सिंह की नब्ज देखकर शुक्र है कि मैं अपने मालिक को जीता पाता हूं। माया रानी, बाबा जी आप जल्दी न कीजिए और बिना समझे बूझे अपनी बातों में मुझे दुख न दीजिए। जो मैं कहती हूं उसे मानिए और विश्वास कीजिए कि ये बीरेंद्र सिंह का यार है और राजा की सूरत बनाकर कई दिनों से रियाया को भड़का रहा है। इसकी खबर मुझको बहुत पहले लग चुकी थी और मैंने मुनादी भी करा दी थी कि एक अय्यार राजा की सूरत बनाकर लोगों को भड़काने के लिए आया है। जो कोई उसका सिर काटकर मेरे पास लावेगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दूंगी। आज इत्तेफाक ही से ये कमबख्त मेरे हाथ आ फंसा है। बाबा जी कुछ सोचकर, शायद ऐसा ही हो, मगर तुमने तो कहा था कि मैं भूतनाथ और देवी सिंह के पीछे पीछे सुरंग में आई हूं। फिर ये लोग तुम्हें कैसे मिले? क्या ये लोग पहले ही से सुरंग में मौजूद थे? माया रानी, हाँ, जब मैं सुरंग में आ चुकी और भूतनाथ तथा देवी सिंह को बेहोश कर चुकी, उसके बाद शायद ये लोग हाथ का इशारा करके इस तरफ से यहां आ पहुंचे। उस समय बेहोशी वाली बारूद से निकला धुआं यहां भरा हुआ था, जिसके सबब से ये लोग भी बेहोश होकर लेट गए। बाबा जी, बेहोशी वाली बारूद कर निकला हुआ धुआं? क्या तुमने इन लोगों को किसी नई रीत से बेहोश किया है? माया रानी, जब मैं दुखी होकर अपने घर से भागी तो तिलिस्मी तमंचा और गोली दिखाकर, ये तिलिस्मी तमंचा और गोली निकाल कर लेती आई थी। इसी के जरिए से चलाई हुई तिलिस्मी गोली ने अपना काम किया। आप तो इसका हाल जानते ही हैं। बाबा जी, ठीक है, राजा गोपाल सिंह की तरफ देखकर, मगर मैं कैसे कहूं कि ये बीरेंद्र सिंह का अय्यार है? अच्छा देखो, मैं अभी इसका पता लगा लेता हूं। बाबा जी ने अपने झोले में से एक शीशी निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क था। उस अर्क से अपनी उंगली तर करके राजा गोपाल सिंह के गाल में, जहां एक तिल का दाग था, लगाया और कुछ ठहर कर कपड़े से पोंछ डाला, तथा फिर गौर करने के बाद बोले, नहीं नहीं, ये बीरेंद्र सिंह के अय्यार नहीं है। इन्होंने अपने चेहरे को रंगा नहीं है और न नकली तिल का दाग ही बनाया है। अगर ऐसा होता तो इस दवा के लगाने से छूट जाता। ये बेशक राजा गोपाल सिंह है और तुमने इनके बारे में निस्संदेह हम लोगों को धोखा दिया है। माया रानी, ऐसा न समझिए, बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग अपने चेहरे पर कच्चा रंग नहीं लगाते। अभी हाल ही में तेज सिंह ने मेरे अय्यार बिहारी सिंह को धोखा दिया। उसने उसका चेहरा ऐसा रंग दिया था कि 1000 उद्योग करने पर भी बिहारी सिंह उसे साफ न कर सका। इसका खुलासा हाल आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग बड़ी धूर्त और चालाक हैं। बाबा जी, मगर नहीं, मेरी दवा बेकार जाने वाली नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है। माया रानी, वो क्या? बाबा जी, शायद तुमने राजा गोपाल सिंह के बारे में हम लोगों को धोखा ना दिया हो और खुद ये ही हम लोगों को धोखा देकर कहीं चले गए हो। माया रानी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बाबा जी, बेशक नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इन्हें होश में लाता हूं। जो कुछ है इनकी बातचीत से आप ही मालूम हो जाएगा। माया रानी, नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। पहले इन सबों को इसी तरह बेहोश ले जाकर अपने बंगले में कैद कीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। बाबा जी, मैं ये बात नहीं मान सकता। माया रानी जोर देकर, जो मैं कहती हूं वही करना होगा। बाबा जी, कदापि नहीं। मुझे इस विषय में बहुत कुछ शक है और राजा साहब के साथ ही साथ मैं कमलिनी और लाडली को भी होश में लाऊंगा।
ये सुनते ही माया रानी की हालत बदल गई। क्रोध के मारे उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो तिलिस्मी खंजर म्यान से निकालकर क्रोध भरी आवाज में बाबा जी से बोली, क्या तुम्हें किसी तरह की शेखी हो गई है? क्या तुम मेरा हुक्म काट सकते हो? क्या तुम अपने को मुझसे बढ़कर समझते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तिलिस्म की रानी हूं, जो चाहूं सो कर सकती हूं, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? लो, मैं साफ साफ कह देती हूं कि बेशक ये गोपाल सिंह है। धनपत के साथ सुख भोगने और इनको सताकर तिलिस्म का भेद जानने के लिए मैंने इन्हें कैद कर रखा था, मगर कमबख्त कमलनी ने इन्हें कैद से छुड़ा दिया। अब मैं तुम्हारे सामने इन सभी का सिर काटकर अपना गुस्सा मिटाऊंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ज्यादा सिर उठाओगे तो खंजर दिखाकर, इसी खंजर से पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगी। बाबा जी हंसकर, बस बस, बहुत उछल कूद न करो। यद्यपि मैं बुढ़ा हूं, तथापि तुम दो औरतों से किसी तरह हार नहीं सकता। मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आवेगा। यदि तुम इस तिलिस्म की रानी हो, तो मैं भी तिलिस्म का दारोगा हूं। मेरे पास भी अनूठी चीजें हैं। इसके अतिरिक्त तुम मुझसे बिगाड़ करके कुछ फायदा भी नहीं उठा सकती। और अब तो तुमने साफ कबूल ही लिया है कि... माया रानी बात काट कर, हाँ हाँ, कबूल लिया है, और फिर भी कहती हूं कि तुम्हारे बिना मेरा कुछ हर्ज नहीं हो सकता। तुम्हें अपने दारोगापन की शेखी है, तो देखो, मैं अपनी ताकत तुमको दिखाती हूं। इतना कहकर माया रानी ने तिलिस्मी खंजर का कब्जा दबाया। उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई और जब कब्जा ढीला किया तो चमक बंद हो गई। मगर बाबा जी पर इसका कुछ असर न हुआ, जिससे माया रानी को बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिर उसने बेहोश करने की नीयत से तिलिस्मी खंजर बाबा जी के बदन से लगाया, मगर इससे भी कुछ नतीजा न निकला। बाबा जी ज्यों के त्यों खड़े रह गए। अब तो माया रानी के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा और वो घबरा कर बाबा जी का मुंह देखने लगी। अगर तिलिस्मी खंजर में से चमक न पैदा होती तो उसे शक होता कि तिलिस्मी खंजर शायद वो नहीं है जिसकी तारीफ भूतनाथ ने की थी। मगर अब वो इस खंजर पर किसी तरह का शक भी नहीं कर सकती थी। बाबा जी हंसकर, कहो, मेरा घमंड वाजिब है या नहीं? माया रानी तिलिस्मी खंजर की तरफ देखकर, शायद इसमें कुछ... बाबा जी बात काटकर, नहीं नहीं, इस खंजर के गुण में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। मैं इस खंजर को खूब जानता हूं। यद्यपि तुम्हारे लिए ये एक नई चीज है, परंतु मैं अपने... राजा गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके, इस मालिक की बदौलत इसी प्रकार के गुण और कई खंजर, कटार, तलवार और नेजे देख चुका हूं और उनसे काम भी ले चुका हूं। मगर जब मैं तिलिस्मी कामों में सिद्ध के बराबर हो गया, तब मेरे दिल में ऐसी तुच्छ चीजों की कदर और इज्जत जाती रही। तुम देखती हो कि इस खंजर का मुझ पर कुछ भी असर नहीं होता। असल तो यह है कि तुम मेरी ताकत को नहीं जानती हो। तुम्हें नहीं मालूम है कि खाली हाथ रहने पर भी मैं क्या क्या कर सकता हूं। बस, मैं अपनी ताकत का हाल खोलना उचित नहीं समझता, परंतु अफसोस, तुम मुझी को मारने के लिए तैयार हो गई। खैर, कोई चिंता नहीं। आज तक मैं तुम्हारी इज्जत करता रहा और तुमने जो कुछ भला बुरा किया उसे देखकर भी तरह देता गया, मगर अब देखता हूं तो तुम... माया रानी बात काटकर, सुनिए सुनिए, आप जो कुछ कहेंगे मैं समझ गई। मेरी ये नीयत ना थी और ना है कि आपकी जान लूं, क्योंकि केवल आप ही के भरोसे पर मैं कूद रही हूं और आप ही की मदद से बड़े बड़े बहादुरों को मैं कुछ नहीं समझती। ये तो साफ जाहिर है कि थोड़े ही दिन आप मुझसे अलग रहे और इस बीच में मेरी सब दुर्दशा हो गई। मैं आपको पिता के समान मानती हूं, इसलिए आशा है कि... हाथ जोड़कर, इस समय जो कुछ मुझसे भूल हो गई उसे आप बाल बच्चों की भूल के समान मानकर क्षमा करेंगे। मगर इस कसूर से मेरा असल मतलब सिर्फ इतना ही था कि किसी तरह राजा गोपाल सिंह के मारने पर आपको राजी करूं। बाबा जी पर तिलिस्मी खंजर का कुछ भी असर न होते देख माया रानी का कलेजा धड़कने लगा। वो बहुत डरी और उसे विश्वास हो गया कि तिलिस्मी कारखाने में जितना बाबा जी का दखल और जानकारी है, उसका 16वां हिस्सा भी उसका नहीं है। और उसी के साथ तिलिस्मी चीजों से बाबा जी ने बहुत कुछ फायदा भी उठाया है। ये भी उसी फायदे का असर है कि राजा बीरेंद्र सिंह की कैद से सहज ही में छूट आए और ऐसे अद्भुत तिलिस्मी खंजर को तुच्छ समझते हैं, तथा इसका असर इन पर कुछ भी नहीं होता। अब वो इस बात को सोचने लगी कि ऐसे बाबा जी से बिगाड़ करना उचित नहीं, बल्कि जिस तरह हो सके उन्हें राजी करना चाहिए। फिर मौका मिलने पर जैसा होगा देखा जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें माया रानी तेजी के साथ सोच गई और उसी सबब से वो अधीनता के साथ बाबा जी से बात करने लगी। जब वो अपनी बात खत्म करके चुप हो गई तो बाबा जी ने मुस्कुरा दिया और कुछ सोचकर कहा,
खैर, मैं तुम्हारे इस कसूर को माफ करता हूं, मगर ये नहीं चाहता कि राजा गोपाल सिंह को किसी तरह की तकलीफ हो, जिन्हें मुद्दत के बाद आज मैं इस अवस्था में देख रहा हूं। माया रानी, तब आपने माफी क्या किया? यद्यपि आपको इस बात का रंज है कि मैंने गोपाल सिंह के साथ दगा की और ये भेद आपसे छिपा रखा, मगर आप भी तो जरा पुरानी बातों को याद कीजिए, खास करके उस अंधेरी रात की बात जिसमें मेरी शादी और पुतले की बदलौल हुई थी। वो सब कर्म तो आप ही का है। आप ही ने मुझे यहां पहुंचाया। अब अगर मेरी दुर्दशा होगी तो क्या आप बच जाएंगे? फिर मान लिया जाए कि आप गोपाल सिंह को बचा भी लें, तो क्या लक्ष्मी देवी का बच के निकल जाना आपके लिए दुखदाई ना होगा? और जब इस बात की खबर गोपाल सिंह को होगी तो क्या वे आपको छोड़ देंगे? बेशक, जो कुछ आज तक मैंने किया है, सब आप ही का कसूर समझा जाएगा। मैंने इस बात का पता न लग जाए कि दरोगा की करतूत ने लक्ष्मी देवी की जगह। इतना कहकर माया रानी चुप हो गई और बड़े गौर से बाबा जी की सूरत देखने लगी, मानो इस बात का पता लगाना चाहती है कि बाबा जी के दिल पर उसकी बातों का क्या असर हुआ। दरोगा साहब भी माया रानी की बातें सुनकर तरद्दुद में पड़ गए और नामालूम क्या सोचने लगे। थोड़ी देर बाद दारोगा ने सिर उठाया और माया रानी की तरफ देखकर कहा, अच्छा, अब विशेष बातों की कोई जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि गोपाल सिंह के बारे में तुम पर किसी तरह का दबाव न डालूंगा और इससे ज्यादा कुछ न कहूंगा कि इनके मारने का विचार न करके थोड़े दिनों तक इन्हें कैद ही में रखना आवश्यक है। बल्कि कमलिनी, लाडली, भूतनाथ और देवी सिंह को भी कैद ही में रखना चाहिए। हाँ, जब मैं उन आफतों को दूर कर लूं जिनके कारण तुम्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और तुम्हें फिर उसी दर्जे पर पहुंचा दूं, तब जो तुम्हारे जी में आवे करना। बस बस, इसमें दखल मत दो और जो मैंने कहा है उसे करो, नहीं तो तुम्हें पूरा सुख कदापि न मिलेगा। माया रानी, खैर ऐसा ही सही, मगर ये तो कहिए कि इन लोगों को कैद कहाँ कीजिएगा? बाबा जी, इसके लिए मेरा बंगला बहुत मुनासिब है। माया रानी, और मेरे रहने के लिए कौन सा ठिकाना सोच रखा है? बाबा जी, वाह, क्या तुम समझती हो कि तुम्हें बहुत दिनों तक अपने राज्य से अलग रहना पड़ेगा? नहीं, 2 ही 3 दिन में मैं उन सभी का मुंह काला करूंगा जो तुम्हारे नौकर होकर तुमसे खिलाफ हो रहे हैं, और तुम्हें फिर उसी दर्जे पर बिठाऊंगा जिस पर मेरे सामने तुम थी। हाँ, एक चीज के बिना हर्ज जरूर होगा। माया रानी, वो क्या? शायद आपका मतलब अजायब घर की ताली से है। बाबा जी, हाँ, मेरा मतलब अजायब घर की ताली से ही है। क्या तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आई हो? माया रानी, जी नहीं, ये मेरे पास है। जब मैं लाचार होकर अपने घर से भागी तो एक यही चीज थी जिसे मैं अपने साथ ला सकी। बाबा जी, वाह वाह, ये बड़ी खुशी की बात तुमने कही। अच्छा, वो ताली मेरे हवाले करो तो और कुछ बातें होंगी। माया रानी, अजायब घर की ताली बाबा जी को देकर, लीजिए, तैयार है। अब जहां तक जल्द हो सके यहां से निकल चलना चाहिए। बाबा जी, हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता हूं। भला ये तो कहो कि ये तिलिस्मी खंजर तुमने कहाँ से पाया? माया रानी, ये तिलिस्मी खंजर कमलिनी ने भूतनाथ और गोपाल सिंह को दिया था, जो इस समय इन सभी के बेहोश हो जाने पर मुझे मिला। एक तो मैंने ले लिया और दूसरा नागर को दे दिया। मैंने सुना है कि इसी तरह के और भी कई खंजर कमलिनी ने अपने साथियों को बांटे हैं, मगर मालूम नहीं इस समय वे कहाँ हैं। बाबा जी, ठीक है। खैर, ये काम तुमने बहुत ही अच्छा किया कि अजायब घर की ताली अपने साथ लेती आई, नहीं तो बड़ा हर्ज होता। माया रानी, जी हाँ। माया रानी अजायब घर की ताली के बारे में भी दरोगा से झूठ बोली। यद्यपि उसने ये ताली भूतनाथ को दे दी और इस समय गोपाल सिंह के पास से पाई थी, परंतु भूतनाथ का नाम लेना उसने उचित न जाना, क्योंकि उसने ये ताली भूतनाथ को राजा गोपाल सिंह की जान लेने के बदले में दी थी और ये बात बाबा जी से कहना उसे मंजूर न था। इसी से वो इस समय बहाना कर गई। माया रानी और नागर को साथ लिए हुए बाबा जी वहां से रवाना हुए और उस खंभे के पास पहुंचे जिस पर गरारीदार पहिया लगा हुआ था। अब माया रानी बड़ी उत्कंठा से देखने लगी कि बाबा जी किस तरह से दरवाज़ा खोलते हैं, और इसलिए जब बाबा जी ने गरारीदार पहिए को घुमाकर सुरंग का दरवाज़ा खोला तो माया रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसी पहिए को वो कई दफे उलट फेर कर घुमा चुकी थी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला था। माया रानी ने अब बड़े आग्रह से इसका सबब बाबा जी से पूछा और कहा कि इसी पहिए को मैं पहले कई दफे घुमा चुकी थी, मगर दरवाज़ा न खुला, इस समय क्यों कर खुल गया? इसके जवाब में बाबा जी हंसकर बोले, इसका सबब किसी दूसरे वक्त तुमसे कहूंगा, क्योंकि समझाने में बहुत देर लगेगी और पहले उन कामों को बहुत जल्द कर लेना चाहिए
जिनका करना आवश्यक है। ये जवाब सुनकर मायारानी चुप हो गई और ये सोच लिया कि खैर किसी दूसरे समय इसका पता लग जाएगा, क्योंकि इस समय वो बाबा जी से बहुत ही दबी हुई थी और किसी बात में जिद करना उचित नहीं समझती थी। उधर बाबा जी ने दरवाजा खोलने का भेद जानबूझकर मायारानी से छिपा रखा था, क्योंकि उसका भेद खोलना उन्हें मंजूर न था। यद्यपि मायारानी को उसका भेद मालूम न हुआ, मगर हम अपने पाठकों को दरवाजा खोलने का भेद बताए देते हैं। लोहे के खंभे पर जो गरारीदार पहिया था, उसके घूमने से दरवाजा बंद हो जाता था, परंतु खोलने के समय उसे एक बंधे हुए अंदाज से घुमाना पड़ता था। उस पहिए को 21 दफे बाईं तरफ, इसके बाद 12 दफे दाहिनी तरफ और 9 दफे बाईं तरफ घुमाने से दरवाजा खुलता था। अगर इससे कुछ भी कम या ज्यादा पहिया घूम जाए तो दरवाजा नहीं खुलता था। दरवाजा खोलते समय बाबा जी ने बड़ी तेजी के साथ गिनकर पहिया घुमाया, किंतु माया रानी का उसकी गिनती की तरफ कुछ भी ध्यान न था, इसलिए वो इस बात को समझ न सकी। माया रानी और नागर को साथ लिए हुए जब बाबा जी सुरंग के बाहर निकले तो सवेरा हो चुका था, मगर सूर्य अभी नहीं निकला था। टीले पर से देखा तो चारों तरफ मैदान में सन्नाटा था, इसलिए राय हुई कि इसी समय गोपाल सिंह, भूतनाथ, देवी सिंह, कमलनी और लाड़ली को निकालकर बंगले में पहुंचा देना चाहिए। नागर दौड़ी हुई चली गई और लीला तथा लौंडियों को बुला लाई, और इसके बाद सभी ने मिलकर पांचों कैदियों को सुरंग से निकालकर दरोगा वाले बंगले में पहुंचाया। अब ये विचार होने लगा कि पांचों कैदियों को किस जगह कैद करना चाहिए। बाबा जी की राय हुई कि पांचों कैदियों को अजायब घर की ड्योढ़ी में बंद करना चाहिए। अजायब घर की ड्योढ़ी उसी कोठरी से मुराद है जिसमें धनपत और माया रानी को भूतनाथ उस समय ले गया था जब राजा गोपाल सिंह को मारने का वादा किया था। उसी कोठरी में राजा गोपाल सिंह की नकली लाश दिखाई गई थी। देखिए चंद्रकांता संतति, 8वां भाग, 11वां बयान। मगर माया रानी ने कुछ सोच विचार कर कहा कि इन सब लोगों को मैगजीन के बगल वाले तहखाने में कैद करना चाहिए। माया रानी की बात सुनकर बाबा जी के होठ फड़कने लगे और माथे पर दो एक पल पड़ गए, जिससे मालूम होता था कि उनको क्रोध चढ़ आया है। मगर उन्होंने बहाने के साथ दूसरी तरफ देखकर बहुत जल्द अपने को संभाला, जिसमें सूरत देखकर माया रानी को उनके दिल का हाल कुछ मालूम न हो। बाबा जी को चुप देखकर माया रानी ने फिर टोका और कहा कि कैदियों को मैगजीन के बगल वाले तहखाने में बंद करना उचित होगा। जिस पर बाबा जी ने हंसकर जवाब दिया, बहुत अच्छा, जो तुम कहती हो वही होगा। हम ऊपर लिखाए हैं कि इस मकान के चारों कोनों में 4 कोठरियां और चारों तरफ 4 दालान हैं। बंगले में जाने के लिए जो सदर दरवाजा है उसके बाईं तरफ वाली कोठरी के नीचे 2 तहखाने हैं। एक तो मैगजीन के नाम से पुकारा जाता है और उसमें बारूद तथा छोटी छोटी कई तोपें रखी हुई हैं, और उसी के साथ सटा हुआ जो दूसरा तहखाना है उसमें बाबा जी का खजाना रहता है। उसी खजाने वाले तहखाने में कैदियों को कैद करने की राय माया रानी ने दी थी, और बाबा जी ने भी ये बात मंजूर कर ली। बाबा जी उस कोठरी के अंदर गए। वहां दोनों तरफ की दीवारों में लोहे के 2 दरवाजे थे, जिन्हें दोनों तहखानों का दरवाजा कहना चाहिए। दाहिनी तरफ के दरवाजे को किसी गुप्त रीत से बाबा जी ने खोला और नागर, लीला तथा लौंडियों की मदद से पांचों कैदियों को उनके अय्यारी के बटुए सहित तहखाने में पहुंचाकर बाहर निकल आए और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर निकलते समय तहखाने से एक तांबे का एक घड़ा भी लेते आए और माया रानी की तरफ देखकर बोले, अब कैदियों के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी कर देना चाहिए। इसी घड़े में भरकर जल और थोड़े से जंगली फल वहां रखवा देता हूं, जो 3 दिन के लिए काफी होगा, फिर देखा जाएगा। लौंडियों की तरफ देखकर, जाओ तुम लोग थोड़े से फल बहुत जल्द तोड़ लाओ। आज्ञा अनुसार लौंडियां चारों तरफ चली गईं और बात की बात में बहुत से फल तोड़ कर ले आईं। एक कपड़े में बांधकर वही फल और जल से भरा हुआ घड़ा हाथ में लिए हुए बाबा जी फिर उसी तहखाने में उतरे, मगर अब की दफे किसी को साथ न ले गए, बल्कि अंदर जाती दफे दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और आधी घड़ी से ज्यादा देर के बाद तहखाने से बाहर निकले। माया रानी ने ताज्जुब में आकर पूछा कि आपको तहखाने में इतनी देर क्यों लगी? इसके जवाब में बाबा जी ने कहा, कैदियों के बटुओं की तलाशी ले रहा था, मगर कोई चीज मेरे मतलब की न निकली। इस समय माया रानी का चेहरा फतहमंदी की खुशी से दमक रहा था। उसे केवल इसी बात की खुशी न थी कि उसने राजा गोपाल सिंह और अपनी दोनों बहनों तथा अय्यारों को कैद कर लिया था, बल्कि उसकी खुशी का सबब कुछ और भी था। थोड़ी ही देर पहले उसे इस बात का रंज था कि कमबख्त दरोगा ने
यकायक पहुंचकर हमारे काम में विघ्न डाल दिया। नहीं तो गोपाल सिंह तथा कमलिनी और लाडली को मारकर मैं हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाती। मगर अब उसे इन बातों का रंज नहीं है, और ये उसकी मुस्कुराहट से साफ जाहिर हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।